I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। ठीक है, तो आज के क्लास में एक और टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो फंक्शन है हमारा इनवर्टिबल फंक्शन, मीन्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके इनवर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, और वो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो किसके अबाउट होता है या किसके सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से किसी भी इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट पहले हम लोग यहां पे जानते हैं, और वो क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, जनरल फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक जनरल फंक्शन है जिसका डोमेन x है और रेंज y है। ठीक है, तो एक कोई दूसरा फंक्शन, ठीक है ना, दूसरा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होना चाहिए, जिसका डोमेन y और रेंज x होना चाहिए, तब दूसरा फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन का इनवर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, एक है यहां पे मान लेते हैं एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई, मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन एक्स है और रेंज वाई है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे रेंज हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो रेंज होगा और जो कोडोमेन होगा ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा सिर्फ वही फंक्शन का यूनिक इनवर्स निकलेगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तभी उसका यूनिक इनवर्स होगा, और 1 1 और ऑन टू हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हम लोग ये जाने हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x should be uniquely associated with the element of y, and every element of y should be uniquely associated with the element of x, then that function is called 1 1 function. ठीक है, और ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो रेंज होगा और कोडोमेन होगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इसलिए हम यहां पे बोल रहे हैं कि जो रेंज है वही आपका कोडोमेन होगा, इसीलिए हम यहाँ पे y जो है ये कोडोमेन को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अब ये जो एफ एक्स है वो इस तरह से डिफाइंड है कि उसका डोमेन x और रेंज y। ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जिसका डोमेन है y और रेंज है x। ठीक है, तब देखिए जो एफ एक्स है उसका डोमेन इसके रेंज के बराबर हो गया, है ना, और जो एफ एक्स है उसका रेंज जी एक्स के डोमेन के बराबर हो गया। और अगर ऐसा होता है तब जो हमारा एफ एक्स है वो जी एक्स का इनवर्स फंक्शन कहलाता है, और जो जी एक्स होगा वो एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए, अब जो दूसरा है जो जी इनवर्स एक्स को ही हम या तो एफ एक्स बोलेंगे और या जी ऑफ वाई बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो पहला का डोमेन दूसरे के रेंज के बराबर और पहला का रेंज
दूसरे के डोमेन के बराबर हो तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को बाय डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो अब यहां पर इफ f such that a to y, if f such that a to y मीन्स कि ऐसा एक फंक्शन है जिसका डोमेन है a और जो कोडोमेन या रेंज वो है आपका b। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोडोमेन को रेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस तरह से डिफाइंड है कि 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो अगर ऑन टू है तो जो कोडोमेन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इफ f such that a to b bn 1 1 on 2 और 1 1 on 2 को ही क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, देन अनदर फंक्शन g such that b to a। अब जो अनदर फंक्शन है वो है हमारा gx, है ना, और इसका जो डोमेन है वो है b और जो रेंज है आपका a, या आप ये कह सकते हैं उसका कोडोमेन है a, which is associated each element b belongs to b। अब स्मॉल b belongs to कैपिटल b, इसका क्या मतलब है कि जो उसके सेट में एलिमेंट्स होंगे, किस सेट में, तो सेट b में, है ना, उसके एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, स्मॉल b। ठीक है, इसी तरह से जो कैपिटल सेट A होंगे उसके एलिमेंट को हम क्या मान लिए, स्मॉल a। देन B belongs to B with element A belongs to A such that f of A is equal to B is called the inverse function of the function f such that A to B and denoted by f inverse x like this। ओके, तो अब यहां पे बेसिकली देखिए क्या है कि अगर f such that a to b इस तरह से डिफाइंड कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तब एक दूसरा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड है g such that b to a। ठीक है, और जो g such that b to a है इसमें क्या है कि a belongs to, जैसे अगर स्मॉल a की बात करेंगे तो belongs to कैपिटल A and small b belongs to कैपिटल B for all a b belongs to that set। ठीक है, such that f of a is equal to b, यानी कि जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है उसमें अगर हम a पुट कर रहे हैं तब उसके आउटपुट में क्या आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि जो g such that b to a है, ठीक है, वही fx का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा और उसको हम डिनोट करते हैं f इनवर्स x से। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि if f of a is equal to b then f इनवर्स b is equal to a और g of b is equal to a। ठीक है ना, अब इसको एक डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि अब यहां पे ये जो सेट a है इसके एलिमेंट है 1 2 3 और जो सेट B है उसके एलिमेंट है 3 6 9। ठीक है, तो A से B में एक फंक्शन डिफाइंड है जो है हमारा fx। ठीक है, अब fx जैसे हम मान लेते हैं कि fx इज इक्वल टू 3x, fx इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो fx है उसका डोमेन है सेट A और जो रेंज होगा वो है सेट B या कोडोमेन भी कह सकते हैं, है ना। तो अब देखिए जब a की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें तब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3। इसके बाद 2 पे 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और 3 पे 9 आ जाएगा क्योंकि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जो fx है वो कैसे डिफाइंड है, a टू b में, और जो सेट a के एलिमेंट 1 2 3 है और जो सेट b का एलिमेंट है वो 3 6 9 है। अब यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेट A में जितने भी एलिमेंट है वो यूनिकली एसोसिएटेड है किसके साथ, सेट B के एलिमेंट के साथ। ठीक है, और जो सेट B का जो एलिमेंट है वो भी यूनिकली एसोसिएटेड है किसके साथ, सेट A के एलिमेंट के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सेट B है दैट इज कोडोमेन, है ना, और जो रेंज इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि इसका जो कोडोमेन होगा और रेंज होगा ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल है
तब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, और सारे के सारे यूनिकली एसोसिएटेड है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जो fx जो डिफाइंड है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और fx इज इक्वल टू है क्या, fx इज इक्वल टू 3x, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन में क्या है, b टू a डिफाइंड है, इसलिए यहां पे हमने सेट b लिखा और यहां पे हमने सेट a लिखा। ठीक है, अब b में देखिए वही एलिमेंट है 3 6 9 3 6 9, और a में कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और ये b टू a डिफाइंड है। ठीक है, तब ये जो b टू a डिफाइंड है ये कौन से फंक्शन हो जाएगा, ये जो fx है इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और f इनवर्स x का डायग्राम हम इस तरह से शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करेंगे तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है फॉर यूनिक इनवर्स के लिए वो क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। अगर ये दोनों नहीं है तो ध्यान दीजिएगा इसका यूनिक इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका यूनिक इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन। ठीक है, और यहां पे हमने ये डायग्राम से भी समझा कि जो a टू b है ये अगर fx इस तरह से डिफाइंड है तो जो f इनवर्स x होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के अगर हम फॉर्म में लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, वो देखिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू f है, क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू f, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू f इनवर्स। मींस कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b और वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी किसी भी फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तब जो होगा b कॉमा a वो किस फंक्शन को डिनोट करेंगे, जो f फंक्शन है उसके इनवर्स को, यानी दैट इज f इनवर्स x को। ये चीजें क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे यही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे तो ये देखिए f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1 कॉमा 3 2 कॉमा 6 एंड 3 कॉमा 9। तो इस तरह से यहां से ये हमारा रिलेशन जो शो कर रहा है वही हमारा फंक्शन हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से देखिए जब यहाँ पे f इनवर्स b कॉमा a लेंगे तब ये क्या हो जाएगा 3 कॉमा 1 6 कॉमा 2 और 9 कॉमा 3। तो इस तरह से इसके इनवर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और क्या अगर हमें fx का ग्राफ पता है तो क्या हम f इनवर्स का ग्राफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो कैसे, वो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर दिए किसका, y इज इक्वल टू x का। ठीक है, जैसे ये आपको जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये डॉटेड लाइन किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू x का। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको fx का ग्राफ मालूम है, किसका ग्राफ, fx का, तब जो f इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो जस्ट आप क्या करिए कि जो fx का ग्राफ है उसको y इज इक्वल टू x के अबाउट आप मिरर इमेज ले लीजिए और उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। तो इट मींस कि जो f इनवर्स x का ग्राफ होगा वो fx के ग्राफ y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। ठीक है ना, तो उसी चीज को यहां पे दिखा रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ अगर आपको fx को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका देखिए मिरर इमेज y इज इक्वल टू x के अबाउट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स x को। ये चीजें क्लियर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स x को। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है fx का तो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अब बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, तो y इज इक्वल टू x वाली जो लाइन होंगे उसके अबाउट सिमेट्रिकल स्केच करके। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है,
उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, जैसे ग्रामेटिकली, है ना, और ग्राफिकली अगर हमको एफ एक्स पता है तो उसका हम कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब हमने जाना। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो उसका इनवर्स फंक्शन आप निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे एग्जांपल के लिए हम इसी फंक्शन को मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो जैसे यहां पे हमने लिखा है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3। अब एक्स बाई 3 कैसे आया, अब इस पे देखिए। और इसी तरह से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो आप इसी तरह से निकालेंगे। कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x जो हमें गिवन है ना, तो इसी तरह से जिस फंक्शन का आपको इनवर्स फंक्शन निकालना होगा तो फंक्शन तो दिया हुआ रहेगा ही, है ना, बिल्कुल दिया हुआ रहेगा। तो वही हम यहाँ पे मान लेते हैं जो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो एफ एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे और y इज इक्वल टू 3x, है ना। तो जैसे देखिए y इज इक्वल टू 3x, तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़े थे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो पहला का डोमेन दूसरे का रेंज होना चाहिए और दूसरे का डोमेन पहला का रेंज होना चाहिए, तब पहला फंक्शन दूसरे का इनवर्स कहलाएगा और दूसरा फंक्शन पहला का इनवर्स कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, डोमेन को रेंज में चेंज करनी है और रेंज को डोमेन में चेंज करना है ना। इसका मतलब है कि y को x से रिप्लेस करना है और x को y से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 3x है तो हमको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू, और जो x इज इक्वल टू राइट साइड जो भी आएंगे वही क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। क्लियर, तो आप देखिए जब y इज इक्वल टू 3x है तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय 3, है ना। अब जब ये y डिवाइडेड बाय 3, तो देख लीजिए फिर से, अगर y इज इक्वल टू x के टर्म में है तो y को अगर हम fx लिख सकते हैं तो x को fy लिखेंगे, है ना। तब यहाँ पे x को हमने क्या लिख दिया, f ऑफ y, और f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, y बाय 3। क्लियर है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू x बाई 3। अब हमने क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिए और x को y से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तब यहां पे आ गया f ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 3 जो था वो हमारा बन गया f इनवर्स x इज इक्वल टू x बाई 3। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है जिसमें fx दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि जो fx है उसका इनवर्स निकालने के लिए तो आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले जो fx दिया गया है उसको आप लिखिए, फिर fx के प्लेस पे आप y लिखिए और y इज इक्वल टू जो x के टर्म में दिया गया है और फिर से उसको आप x इज इक्वल टू y के टर्म में चेंज करिए। और जब x इज इक्वल टू y के टर्म में चेंज हो गया तब आप x को ही लिख सकते हैं f ऑफ y, है ना। और जो f ऑफ y होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, कब, जब y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है किसी भी फंक्शन जो दिया गया है आपको उसका इनवर्स फंक्शन निकालने का। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो इनवर्स फंक्शन है इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।